हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो इससे पहले जो सेफ्टी और टूल्स का एक वीडियो बन गया है, ये उसी का पार्ट 2 है। तो अगर जिन्होंने वो पार्ट वीडियो नहीं देखे वो उनको भी देख लें और इनको भी देख लें। वैसा नहीं वो भी नहीं देखिएगा तो भी ये समझ में आएगा। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जेईई की परीक्षा के लिए, एलडीसीई के लिए। लोग सिर्फ एलएचबी से रिलेटेड जो होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान कम देते हैं। ये प्रश्न भी अच्छे खासे मात्रा में आते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है और इसको भी पढ़ना है। बहुत ही इजी प्रश्न रहता है। सिर्फ एक बार आपसे होकर ये गुजरा हुआ रहेगा तो आसानी से वहाँ आप टिक मार सकते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं जेईई की परीक्षा में। तो इससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जो हैं जो भी इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू करते हैं, क्योंकि 40 तो हमने पढ़ा दिया था। 41 से शुरू करते हैं, ठीक है। बोलता है ए बर्न टू द एक्सटीरियर मेम्ब्रेन्स ऑफ द आई काउज्ड बाय एक्सपोजिंग द नेक्ड आई टू यूवी का मतलब हो गया अल्ट्रावायलेट्स, और आई आर का मतलब हो गया इंफ्रारेड, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक बर्न जो है, एक जलन जो आँख में होता है, आँख के ऊपरी सतह में होता है, वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड से होता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? आर्क बर्न है और फ्लैश बर्न है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, ये सब थर्ड डिग्री बर्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमने आपको पढ़ा दिया है इससे पहले के वीडियो में कि फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न जो आग से जलने का जो है क्या होता है, और इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो इससे पहले आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, और ये इस वीडियो में भी ये तीनों आएंगे आगे के प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है प्रोसीजर टू रीस्टोरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग आफ्टर कार्डियक अरेस्ट। मतलब कि एक इंसान के कार्डियक अरेस्ट के तहत नॉर्मल ब्रीथिंग लाने का एक प्रोसीजर होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो इससे पहले एक वीडियो में हमने बताया है कि CPR एक प्रोसेस होता है, CPR, ठीक है। CPR का मतलब होता है कार्डियो पुल्मोनरी रेसोसिएशन, ठीक है। कार्डियो पुल्मोनरी रेसोसिएशन, कार्डियो पुल्मोनरी रेसोसिएशन, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है, जब इंसान एकाएक किसी की मृत्यु हो जाए तब लोग क्या करते हैं, उसको सीने को जो है दबा के या उसके मुंह में फूंक के उसके सांस को वापस लाने का प्रयास करते हैं, और कभी कभी सफल भी हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। तो यही पूछ रहा है कि नॉर्मल ब्रीथिंग लाने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको क्या बोला जाता है? तो आपको क्या बोलना है? उसको बोला जाता है CPR, ठीक है, CPR। आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है, मतलब कि जो करंट लगती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको इलेक्ट्रिक शॉक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का B। उसके बाद देखिए 44 नंबर 44, इमीडिएट टेम्पररी केयर गिवन टू ए विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस। जो टेम्पररी, जो अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया या अचानक कोई बीमार हो गया, तो उसको पहली बार जो उपचार दिया जाता है सडन। जैसे काम करते करते कोई ज़्यादा बुखार जिसको लग गया तो आप उसको क्या करेंगे, एक कपड़ा का पट्टी उसके सर पर चढ़ाएंगे तो उसको क्या होगा, फर्स्ट एड। कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको कॉटन वगैरह जो भी जो फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, हर सेक्शन में रहता है, वो बॉक्स के माध्यम से आप उसको कॉटन से कुछ ब्लड, अगर क्लॉट ज़्यादा हो रहा है, ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, तो उसको बंद करने का ये सब प्रयास जो करेंगे उसको फर्स्ट एड बोला जाता है। तो प्रथम उपचार जो है वही फर्स्ट एड है। बस यही इसका आंसर है B, ठीक है। उसके बाद 45 है, बर्न अफेक्टिंग ओनली द आउटर लेयर ऑफ स्किन। ओनली आउटर लेयर ऑफ स्किन में जो है बर्न अफेक्ट करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको फर्स्ट डिग्री बर्न कहा जाता है, ठीक है। मिडिल लेयर में जो इफेक्ट करता है, आउटर लेयर से एक लेयर नीचे वाले को जो इफेक्ट करता है, वहाँ तक चला जाता है अगर आग, तो उसको सेकंड डिग्री बर्न कहा जाता है। ऑल लेयर ऑफ द स्किन, ऑल लेयर स्किन अगर डैमेज हो गया, जिसमें आदमी के मरने के चांसेस 90% से ज़्यादा रहते हैं,
तो उसमें क्या, उसको क्या बोलता है, 3rd डिग्री बर्न कहा जाता है। ठीक है। और आर्क बर्न और फ्लैश बर्न तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरण से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 46 देखिए, बर्न पेनिट्रेटिंग बीनीथ द सुपरफिशियल स्किन लेयर्स। पेनिट्रेटिंग का मतलब हो गया आघात। एक बर्न जो है आघात पहुंचाता है, बीनीथ मतलब नीचे, द सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब सतह, सतह के नीचे जो आउटर लेयर है उसके नीचे के लेयर को जो आघात पहुंचाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, 2nd डिग्री बर्न कहा जाता है। क्योंकि 3rd डिग्री में ऑल लेयर ऑफ स्किन जो है डैमेज हो जाता है, इसलिए ये क्या हो गया 2nd डिग्री। इसका आंसर हो गया बी। ये सब प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, इसको आपको भी ध्यान से पढ़ना है। चलिए, बर्न द डिस्ट्रॉय ऑल लेयर ऑफ स्किन, ऑल लेयर ऑफ स्किन को डिस्ट्रॉय जो कर देगा मतलब डैमेज कर देगा। एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, टिश्यूज तक भी पहुंच जाएगा, टिश्यूज को उत्तक कहा जाता है, अब हिंदी में आपको मालूम होगा। तो उसको क्या करेंगे, 3rd डिग्री बर्न कहा जाता है, जिसमें मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, द इन्फेक्शन डिजीज, द इन्फेक्शन डिजीज मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। एक इन्फेक्शन का डिजीज बीमारी है जिसको कि चिन्हित किया गया है, किससे चिन्हित किया गया है, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन ऑफ द लीवर, लीवर में जिसमें सूजन हो जाता है वो कौन सी बीमारी में होती है, तो उसका नाम है हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ए, इस तरह का रहता है। सबसे अच्छा है हेपेटाइटिस, इसको याद रख लीजिए, यहीं तक आपको पूछेगा, ABCD तक नहीं जाएगा। चलिए, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी, मतलब कि रिस्क हो गया या इंजरी हो गया या डेंजर से जो हम लोग बचने का जो तरीका है, फ्रीडम मतलब आज़ादी, इस वजह तो होता है। तो उन सबसे आज़ादी क्या कहलाता है, सेफ्टी। सेफ्टी कीजिएगा, इस सबसे आज़ाद रहिएगा, किससे, एक्सीडेंट से, रिस्क से, इंजरी से, इस सबसे आज़ाद रहेगा सेफ्टी। ठीक है। सेफ्टी एक बहुत अच्छा है टॉपिक है जो कि परीक्षा में पूछ जाते हैं, और हर सुपरवाइजर्स को कोई जो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, इसीलिए ये परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। फेडरल लेजिस्लेशन डिजाइन टू इंश्योर सेफ एंड हेल्पफुल वर्किंग कंडीशन फॉर एम्प्लॉयज़। इससे पहले हमने आपको वीडियो में ओसा के बारे में पढ़ाया था, OSHA, ठीक है। ये क्या है, एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वो क्या करता है, एक माहौल क्रिएट करता है, कैसा, हेल्पफुल वर्किंग कंडीशन का। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ऑलवेज एग्जामिन द टूल फ्रॉम डैमेज बिफोर यूज। जो है किसी प्रकार का टूल्स को यूज़ करने से पहले उसको जो है डैमेज है कि नहीं उसको एग्जामिन करना चाहिए, ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन इजी रहता है, एक बार आप, एक दो बार आप इसको पढ़े हुए रहेंगे तो आसानी से वहाँ टिक मार के जो है आ सकते हैं एग्ज़ाम में और अच्छा मार्क्स कर सकते हैं, आपको जो सफलता मिल सकती है। इसलिए एक बार इस प्रश्न को ज़रूर पढ़िए और एक दो बार उसको पढ़िए, अगर आपको याद हो जाता है एक बार में तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 बार इसको देखिए, वीडियो को 3 बार देखिए। तो 52 जो है, इट इज़ ओके, क्या ये सही है, टू वियर लूज क्लोथिंग, मतलब पहनना है, वियर मतलब पहनना, लूज क्लोथिंग ढीले कपड़े पहनना है, डेंगलिंग, डेंगलिंग मतलब लटका, लटका हुआ ऑब्जेक्ट्स, मैंने गर्दन में इस तरह का आपने चेन पहन लिया जो लटक रहा है या ज्वेलरी है। ठीक है, यूजिंग हैंड टूल, हैंड टूल का यूज़ करने समय ये सब पहनना क्या उचित है, सही है, तो बिल्कुल गलत है ये, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि अब चेन लटक रहा है, कपड़ा ढीला है, किसी प्रकार का मशीन में फंस गया तो वहाँ मशीन कपड़े के साथ इंसान को भी खींच सकता है और उसको जो है बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब
फॉल्स है, ये सब सेफ्टी है। इसके पीछे की वीडियो में इस पर एक प्रश्न था, ठीक है। ये दोबारा आप हो गया, एक बार रिवीजन हो गया अगर आपने दोनों वीडियो देखे तो। उसके बाद देखिए 53, कीप कार्ट्स एंड हॉर्सेज अवे फ्रॉम हीट ऑयल शार्प ईड्ज। कीप कार्ट्स, कार्ट्स मतलब होता तार, ठीक है, एंड हॉर्सेज मतलब नली। तार और नली को जो है कीप कार्ट्स एंड हॉर्सेज अवे, दूर रखना है, फ्रॉम हीट से, ऑयल से, शार्प ईट से मतलब ब्लेड जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है उससे दूर रखना है। इससे क्या होगा, वायर उसमें जाके कट हो जाएंगे, या तेल लग गया तो स्लिप होंगे, या आग लगने का खतरा रहता है। हीट है तो वायर गल सकते हैं, ठीक है। अगर वायर गल गए, वहाँ जल गए तो वहाँ उस पर किसी का पैर पड़ गया तो करंट मार हो सकता है। तो इस तरह से घटना हो सकते हैं। तो क्या करना है, उसको तार वगैरह को इन सब से दूर रखना है। ये बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 54 देखिए, यूज़ ओनली टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन गुड कंडीशन। टूल्स और इक्विपमेंट्स का जो है यूज़ कब करना चाहिए, जब वो गुड कंडीशन मतलब अच्छे कंडीशन में हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, इट इज़ ओके टू मेक एडजस्टमेंट टू क्लियर ए जाम वाइल द पावर टूल इज रनिंग। मतलब कि क्या ये सही है, इट इज़ ओके, कि ये सही है टू मेक एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट करना या क्लियर करना जाम। जाम मतलब जाम ही हुआ, ठीक है। कुछ वाइल मतलब जब द पावर टूल इज रनिंग, पावर टूल रनिंग हो मतलब ऑन हो, तभी उसको क्लियर या कुछ भी काम उसमें कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब पावर टूल्स रनिंग है तो उसमें कुछ एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। उसको पावर टूल्स को क्या कर दीजिए, ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद आप ये काम करिए, कुछ भी अगर क्लियरेंस वगैरह करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन एक बार इसको आप पढ़े हुए रहेंगे तो वहाँ कॉमन सेंस काम करेगा, नहीं तो आपका कॉमन सेंस वहाँ काम नहीं करेगा एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56, इफ़ एनी टूल्स ब्रेक्स और माल फंक्शंस रिपोर्ट इफ़ टू योर सुपरवाइज़र इमीडिएटली। मतलब कि इफ़ एनी टूल्स ब्रेक्स मतलब कोई टूल्स जो है, ब्रेक्स मतलब टूट गया है, माल फंक्शंस मतलब खराबी, कोई खराबी आ गया है, तो इसको आप क्या करेंगे, इमीडिएट रिपोर्ट योर सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के पास रिपोर्ट करेंगे। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57, बिफोर कनेक्टिंग टू ए पावर सोर्स मेक श्योर द पावर इज ऑन। बिफोर बिना पावर के में किसी प्रकार का जो कनेक्ट किए हुए, मेक श्योर द पावर इज ऑन, इसको मान सकते हैं कि पावर ऑन है, बिल्कुल नहीं। जब तक हम किसी पावर में स्विच या होल्डर या प्लग नहीं लगाएंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसमें पावर है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। किसी भी, ठीक है, कोई मशीन है उसका प्लग जब तक उसमें नहीं लगाएंगे तो कैसे मालूम चलेगा। उसका क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, सेफ्टी ग्लासेस शेल ऑलवेज बी वॉर्न व्हेन एवर यू आर यूजिंग पावर हैंड टूल। क्या है, सेफ्टी ग्लासेस ऑलवेज बी वॉर्न मतलब एकदम ज़रूरी है। व्हेन एवर जब यू आर यूजिंग पावर टूल्स, पावर हैंड टूल्स का कुछ यूज़ कर रहे हैं तो सेफ्टी ग्लासेस बिल्कुल पहनना है। जैसे पावर हैंड टूल्स का मतलब कुछ ग्राइंडिंग मशीन हो गया, कटिंग मशीन हो गया, इस तरह से कुछ, तो उसमें क्या है, आँख में जो है आयरन का छोटा टुकड़ा जाने का खतरा रहता है, तो बिल्कुल उस समय सनग्लासेस नहीं, सेफ्टी ग्लासेस पहनना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पावर टूल्स। देखिए कुछ प्रकार के पावर टूल्स हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक है, न्यूमेटिक है, हाइड्रोलिक है। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। देखिए इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो कि आपको आगे परीक्षा में बहुत काम आएंगे। और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि परीक्षा में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि 110 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 10 नंबर जो है राजभाषा से होता है, ठीक है, ये राजभाषा। और बाकी 100 नंबर आपका जनरल जो है, इसमें मैथ्स भी रहेंगे, वो भी मैं किसी वीडियो में बनाऊंगा। 10वीं क्लास स्टैंडर्ड के मैथ्स रहेंगे, ठीक है। जिसमें अगर आपने टोटल 110 मार दिया तो शुरू से लेके 100 तक आपको काउंटिंग किए जाएंगे, बाकी 10 का काउंटिंग नहीं किया जाएगा। जहां आपका 100 पूरा हो जाएगा शुरू से लेके वहीं तक के प्रश्नों का काउंटिंग किया जाएगा,
ठीक है। तो ये राजभाषा बहुत ही इजी चैप्टर है, इस पर हमने वीडियो भी बनाया है, इसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए, तो 10 नंबर आपको पक्का हो जाएंगे इधर से ही। बाकी 60 नंबर क्वालिफाई होता है, 60 नंबर क्वालिफाई होता है, 60 नंबर क्वालिफाई करके आप जेईई में जो है अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बस हर जो चैप्टर है, हर जो टॉपिक्स है, सबको टच करना है, हर टॉपिक से पढ़ना है, और बिल्कुल इजी है, कुछ भी आसान नहीं है, हर टॉपिक्स में ज़्यादा प्रश्न भी नहीं रहते हैं। तो चलिए, थोड़ा आपको समझाते रहता हूँ, बीच में आप में ऊर्जा भरते रहता हूँ। चलिए, नेवर यूज़ इलेक्ट्रिक टूल वेन इन वेट कंडीशन। वेट का मतलब हो गया भीगा हुआ, ठीक है, भीगा हुआ रहेगा तो उसको यूज करेंगे इलेक्ट्रिक चीज़ को, तो क्या हो, उसमें शॉक्स आने का डर रहता है, शॉक जो जिससे कि आपको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है, तो उसको भीगे हुए कंडीशन में यानी कि वेट कंडीशन में यूज नहीं करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। When not in use, पावर टूल्स शुड बी डिसकनेक्टेड। यदि पावर टूल्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको डिसकनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जब यूज ही नहीं कर रहे हैं तो ऑन करके क्या फ़ायदा, ठीक है। उससे आपको बिजली का तो सेफ ही होगा, किसी को पावर ऑन है, किसी को मालूम नहीं है, किसी प्रकार से उसने टच कर दिया तो करंट हो गया, करंट लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि पावर टूल्स जब यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा 61 का ए। 62 देखते हैं। कीप सेफ डिस्टेंस बिटवीन योर हैंड एंड ऑल मूविंग पार्ट्स ऑफ द पावर टूल्स। क्या है, सेफ डिस्टेंस रखना है यू आपके हाथ के बीच और जो मूविंग पार्ट्स कुछ पावर टूल्स का है उसके, जैसे फैंस का रिपेयरिंग कर रहे हैं, फ़ैन, पंखा, उसमें जाली नहीं लगा हुआ है, आप उसको ऑन करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पंखा जैसे ही ऑन होगा हाथ कटने का डर रहेगा। तो इसी तरह के जो पावर टूल्स मूविंग पार्ट्स कुछ भी हैं तो आपको डिस्टेंस बरकरार रखना है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 63 देखिए। डोंट लीव पावर टूल्स, ठीक है, अनअटेंडेड वाइल इट इज़ रनिंग। अनअटेंडेड, ठीक है, अनअटेंडेड का मतलब हो गया पहुंच से बाहर, ठीक है। डोंट लीव पावर टूल्स अनअटेंडेड वाइल इट इज़ रनिंग, ठीक है। जब ये रनिंग में हो पावर टूल्स किसी प्रकार का जो मशीन है वो ऑन हो, तब उसको क्या करना है आपको, जब आप वहाँ काम कर रहे हैं तभी उसको ऑन रखना है, काम नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। डोंट लीव पावर टूल अनअटेंडेड, ठीक है, पहुँच से बाहर उसको नहीं रखना है। अगर आपको कहीं जाना है, जैसे पानी पीने जाना है या कहीं भी जाना है, तो उसको ऑफ करके जाइए, फिर आने के बाद ऑन कर लीजिए। इस तरह से उसमें क्या हो, किसी को खतरा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इट इज़ ओके टू स्टार्टल समवन हु इज़ यूजिंग ए पावर टूल, ठीक है। इट इज़ स्टार्टल मतलब होता है डराना, ठीक है। क्या ये सही है कि डराएं किसी को, डराएं उसको, हु इज़ यूजिंग ए पावर टूल्स का यूज़ कर रहा है तो उसको डरा दे, नहीं ये पावर टूल्स में ही करंट आएगा, वो करंट आएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, डेंजर है, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। जो जिसका चलाने का जो मिस्त्री है वो उसको चलाएगा ही, उसको डराना नहीं है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, 64 का ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। 65 में देखिए। यूज़ सेफ्टी गार्ड्स एग्जैक्टली एज दे आर सपोज्ड टू बी यूज्ड, ठीक है। सेफ्टी गार्ड्स का यूज़ करना है। क्या है सेफ्टी गार्ड्स, जैसे कान के उपकरण, ग्लव्स हो गया, हेलमेट्स हो गया, ये जो है इस तरह से जो सेफ्टी गार्ड्स आपको दिए गए हैं उसका यूज़ करना है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और एग्जैक्ट जैसे यूज़ करना है उसे यूज़ करना है, ये नहीं कि चश्मा आँख में लगाना है सर के ऊपर लगाए हुए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ट्रू। 66 देखते हैं। व्हेन टाइटनिंग ए नट, नट को जब टाइट कर रहे हैं विथ एडजस्टेबल रिंच, रिंच हो गया जिसको पाना भी कहीं कहीं कहा जाता है। ऑलवेज पुल द रिंच टूवर्ड्स योर, नेवर पुश द रिंच अवे फ्रॉम यू। क्या इसका कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी नट को, इस तरह का नट रहेगा, मुझे बनाने नहीं आ रहा है, और इसको आप टाइट करेंगे किसी रिंच से, ठीक है, तो इसको इस तरह से टाइट करना है कि आप यहाँ हैं, और इसको टाइट करना है इस तरह कि आपको खींचना पड़े इस तरह से, ना कि आपको धक्का देना पड़े, ठीक है।
खींचने के कंडीशन में आपको बैलेंस रहेगा, धक्का देने में, स्लिप होने पर आप उस तरफ गिर सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब यही है कि आप खींचने की दिशा में इसको टाइट करना है। तो बिल्कुल सही बात है, खींचने की दिशा में टाइट करना चाहिए, ट्रू हो जाएगा। 67 देखिए, प्लास्टिक कवर्ड हैंडल ऑन वायर कटिंग पिलर्स। प्लास्टिक कवर हैंडल जो है ऑन वायर कटिंग पिलर में बी यूज्ड टू कट लो वोल्टेज लाइव करंट इलेक्ट्रिसिटी वायर। मतलब कि करंट का वोल्टेज कम है तो क्या करेंगे हम उसको, ये पिलास, जो इसको हिंदी में हम पिलास कम बोलते हैं, प्लीट्स बोलता है, इससे क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। तो ठीक है, तो बिल्कुल गलत बात है। क्या करेंगे, उसको वोल्टेज को पहले करंट को काट देंगे कनेक्शन, तब उसको जो है पिलास से इसको यूज़ करना है, और उसको उसके बाद कटिंग करना है, या जोड़ने का काम जो है इलेक्ट्रिक को ऑफ करने के बाद ही करना है। तो क्या है ये, जो ऑन लाइव जो है लो वोल्टेज लाइव इलेक्ट्रिक वायर में इसको यूज नहीं करना है, यानी करंट कम ऑफ करके काम कीजिए। तो ये फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68, स्क्रू ड्राइवर्स में बी यूज टू पर्पस अदर देन ड्राइविंग और रिमूविंग स्क्रू फॉर एग्जाम्पल एज ए चीज़िल। मतलब स्क्रू ड्राइवर जो है उसका करना है रिमूव या ड्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल चीज़िल मतलब छेनी दिया है, चीज़िल का मतलब होता है छेनी। तो छेनी की तरह तो इसको यूज़ नहीं करना है। जैसे एक छोटा है, नहीं खुल रहा है, इसको छेनी की जैसा स्क्रू ड्राइवर से हैमर से इसे मार दिया तो गलत बात है। उसको हैमर चीज़िल की छेनी की जैसे यूज नहीं करना है। इसको खोलने और टाइट करने के क्रम में इसका यूज़ करना है, चीज़िल की तरह यूज़ करना ही करना है। तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद कोई 69, व्हेन सेलेक्टिंग ए स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर be certain that the tip is almost as thick and as wide as the slot of head of screw। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जब सेलेक्ट करेंगे स्क्रू ड्राइवर का तो हम ये देखेंगे कि ये स्क्रू जो है किस साइज़ का है या इसकी मोटाई कितनी है। ठीक है, ये नहीं कि अब छोटा स्क्रू ड्राइवर है और बड़ा जो है स्क्रू खोलने का काम नहीं करेगा वो। ठीक है, या बड़ा जो है स्क्रू है और उसमें छोटा स्क्रू ड्राइवर लगाएगा तो वो भी नहीं खुलेगा। तो इसका स्टैंडर्ड क्या है, स्क्रू की मोटाई और स्क्रू के नोक, टिप का मतलब हो गया नोक। ठीक है, टिप का मतलब हो गया नोक, नोक के अनुसार इसको सेलेक्ट करना है कि कौन सा हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे। जो पेचकस आप लोग जो समझते हैं इसको कि पेचकस कहा जाता है, उसी को अंग्रेजी में स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है, कहीं कहीं इसको पेचकस कहा जाता है। ठीक है, 70, व्हेन यूजिंग ए हेक्सो, हेक्सो मतलब हो गया हेक्सा ब्लेड, जिसको गाँव में बोलते हैं हम लोग हेक्सा ब्लेड, सेफ्टी ग्लासेस मस्ट बी वॉर्न। मतलब कि हेक्सो ब्लेड से जब आप किसी प्रकार का आयरन कटिंग करेंगे तो आयरन का छोटा टुकड़ा आँख में आ सकता है, तो उसको क्या है सेफ्टी ग्लासेस मस्ट भी यूज़ करना है। तो बिल्कुल सही बात है। व्हेन यू आर फिनिश्ड यूजिंग हेक्सो टेंशन शुड बी ईज्ड। मतलब कि जब काम ख़त्म हो गया हेक्सो ब्लेड से तो जो काम करने के दौरान दोनों तरफ से बोल्ट इसको टाइट करके नट से ये जो ब्लेड से उसको टाइट किया जाता है, लेकिन काम ख़त्म होने के बाद उसको थोड़ा क्या करना है, लूज करके छोड़ देना है। ठीक है, देखिए द पॉइंट ऑफ विच द वेल्ड मटेरियल, द पॉइंट एट विच द वेल्ड मटेरियल इंटरसेक्ट एज बेस मेटल एंड एक्सटेंड फर्देस्ट इनटू द वर्ल्ड जॉइंट। ये वेल्डिंग का है, जिससे जो दो मटेरियल इंटरसेक्ट आपस में करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे, तो वो जॉइंट को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वेल्ड रूट कहा जाता है, वेल्ड रूट। ठीक है, उसके बाद 73 देखिए, वेल्ड इन्फोर्समेंट अपोजिट। इन्फोर्समेंट का मतलब हो गया, रेनफोर्समेंट का मतलब हो गया सुदृढ़ीकरण। ठीक है, सुदृढ़ीकरण। वेल्ड रेनफोर्समेंट अपोजिट द साइड फ्रॉम विच द वेल्डिंग वाज डन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया रूट इन्फोर्समेंट, इसका आंसर हो गया बी, रूट इन्फोर्समेंट। ठीक है, ये वेल्डिंग का है। और अब वेल्डिंग का जो है ये पूरा आपको
किस प्रकार का वेल्डिंग्स जो है, वेल्डिंग उपकरण के नाम, कौन सा वेल्डिंग, इस तरह का वेल्डिंग में क्या कहा जाता है, उस तरह की वेल्डिंग को क्या कहा जाता है, इसे जो है इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स है उसका नाम क्या है, ये गैस है उसका नाम क्या है। इस तरह के आपको पढ़ाए जाएंगे अगले वीडियो में, जो कि जेईई की परीक्षा में। आप ये नहीं कि आप वेल्डर है तभी आपको प्रश्न आएंगे, आप फिटर हैं तो भी ये प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए हमने कितना तक पढ़ा दिया है जरा देखिए उसको, 73 तक पढ़ा दिया है आपको, 73 तक। ठीक है, यदि इस तरह के वीडियो जो है, इस तरह का नोट्स अगर आपको चाहिए, बहुत लोगों ने लिया भी है, तो इसके लिए आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। बिना पे किए आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे। और बहुत लोग बोलते हैं कि नोट्स मुझे एक जो है डेमो पीस दीजिए थोड़ा देखने के लिए कैसा होता है। तो जो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नोट्स से ही बना रहा हूँ, नोट्स में बहुत ज़्यादा रहता है, मैं उसमें से हर टॉपिक्स में से 2-4 पेजेस का बना लेता हूँ वीडियो, ताकि आपको कुछ समझ में आए, आप उससे समझें। बाकी का जो है नोट्स जो खरीदते हैं उनको ही प्राप्त होगा। तो वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।